मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा बीए सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को आज 5वीं यूनिट में सोर्सेज ऑफ ग्रोथ या जिसे हम कहते हैं आर्थिक वृद्धि के साधन क्या हैं उसके बारे में बताऊंगा। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास प्रत्येक देश की प्रमुख आवश्यकता है और विकास के स्तर के आधार पर ही देशों का वर्गीकरण विकसित तथा अर्धविकसित देशों के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई नेशन जो है डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है, उसका वर्गीकरण जो है इस बात पर किया जा रहा है कि उस देश की आर्थिक वृद्धि और विकास क्या है। अब इससे पहले हम सोर्सेज ऑफ ग्रोथ के बारे में जाने, हमें यह जानना आवश्यक है कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। आर्थिक विकास को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं तथा आर्थिक वृद्धि को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। आर्थिक विश्लेषण में विकास अर्थात डेवलपमेंट तथा वृद्धि अर्थात ग्रोथ को पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु जहां दोनों धारणाएं प्रयुक्त की जाती हैं वहां उनका अर्थ अलग अलग लिया जाता है। सामान्य लेमैन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी यूज हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, तो अपने को समझना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। किंडलबर्जर तथा हैरिक के अनुसार आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ का अर्थ अधिक उत्पादन है, जबकि आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अर्थ है अधिक उत्पादन तथा तकनीकी और संस्थानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन, जिसके द्वारा यह उत्पादित और वितरित होता है। कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है। आर्थिक वृद्धि में सिर्फ अपन ये देख रहे हैं कि अधिक उत्पादन हुआ है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस में भी आए हैं या नहीं आए हैं उस ग्रोथ के साथ। आर्थिक वृद्धि का संबंध देश में उत्पादन अथवा प्रति व्यक्ति आय में एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है। दूसरी ओर आर्थिक विकास एक विस्तृत धारणा है जिसका संबंध आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, प्रेरणाओं और संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तन से है। कहने का मतलब है कि जो आ रही है वृद्धि, वो उसमें जो है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे वृद्धि के अंतर्गत निहित निर्धारकों का वर्णन करता है। विभिन्न देशों अथवा क्षेत्रों द्वारा बिना आर्थिक विकास के आर्थिक वृद्धि प्राप्त की जाती है, परंतु बिना आर्थिक वृद्धि के आर्थिक विकास संभव नहीं है। प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के बिना विकास के बारे में सोचना कठिन है। अब शुम्पीटर ने क्या कहा है विकास और वृद्धि के बारे में, तो वो देखते हैं। शुम्पीटर ने विकास तथा वृद्धि में भेद परिवर्तन की प्रकृति तथा कारणों के आधार पर किया है। विकास स्थिर अवस्था में एक निरंतर और स्वतः प्रेरित परिवर्तन है जो पहले से वर्तमान संतुलन अवस्था को हमेशा के लिए परिवर्तित और विस्थापित करता है, जबकि वृद्धि जो है दीर्घकाल में होने वाला क्रमिक तथा सतत परिवर्तन है जो बचतों और जनसंख्याओं की दर में धीरे धीरे वृद्धि द्वारा आता है। कुछ अर्थशास्त्री विकास शब्द का प्रयोग अल्पविकसित देशों के लिए करते हैं जहां पर साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है और उनके विकास की संभावना है, जबकि वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अधिकतर कई अर्थशास्त्री जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग लगाते हैं डेवलप्ड नेशन से और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग लगाते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी से या अनडेवलप्ड इकोनॉमी से।
अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हैं। आर्थिक वृद्धि के कारक क्या है। आर्थिक वृद्धि की दर विभिन्न देशों में असमान रहती है। इसका कारण यह है कि विभिन्न देशों में आर्थिक वृद्धि की दर निर्धारित करने वाले कारक अलग अलग हैं। आर्थर लुईस ने आर्थिक वृद्धि के लिए केवल 3 कारक महत्वपूर्ण माने हैं। पहला है बचत करने का प्रयत्न, दूसरा है ज्ञान की वृद्धि या उसका उत्पादन में प्रयोग, तथा प्रति व्यक्ति पूंजी अथवा अन्य साधनों में वृद्धि करना। आर्थर लुईस ने क्या कहा है कि आर्थिक वृद्धि के लिए 3 कारक, पहला तो सेविंग जो है करने का, सेविंग रेट क्या है, दूसरा ज्ञान की वृद्धि तथा उसका उत्पादन में प्रयोग, जो भी नए इनोवेशंस होते हैं उसका प्रोडक्शन में क्या यूज लिया जा सकता है, तथा प्रति व्यक्ति पूंजी अथवा अन्य साधनों में वृद्धि करना। परंतु नर्क से एक अर्थशास्त्री हुए, इन्होंने कहा है नर्क से इन कारकों को आर्थिक वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं मानते हैं। इनके अनुसार क्या है, आर्थिक वृद्धि बहुत हद तक मानवीय गुणों, सामाजिक प्रवृत्तियों, राजनीतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक संयोगों से संबंध रखती है। कहने का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है। उसके अंदर हमारे सोशल ट्रेंड्स, सोशल टेंडेंसीज, पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, वो भी जो है इम्पैक्ट करती है। आर्थिक वृद्धि के लिए पूंजी आवश्यक है, परंतु केवल पूंजी होना ही पर्याप्त नहीं है। किंडलबर्जर तथा हैरिक ने आर्थिक वृद्धि के कारकों के रूप में भूमि और प्राकृतिक साधन, भौतिक पूंजी, श्रम और मानव पूंजी, संगठन, प्रौद्योगिकी, पैमाने की बचतें, मंडी का विस्तार तथा संरचनात्मक परिवर्तनों का उल्लेख किया है। अब इनको एक एक को अपन समझ लेते हैं। किंडलबर्जर ने और हैरिक ने कहा कि आर्थिक वृद्धि के कारणों के रूप में भूमि और प्राकृतिक साधन। भूमि और प्राकृतिक साधन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। दूसरा है भौतिक पूंजी या फिजिकल कैपिटल किसी नेशन में क्या है। तीसरा है श्रम और मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल क्या है देश की। संगठन, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी क्या है, क्या हमको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहे हैं, क्या मंडी का विस्तार है और उनमें संरचनात्मक परिवर्तन है क्या। इन समस्त कारकों का वर्गीकरण आर्थिक तथा गैर आर्थिक कारकों के रूप में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। आर्थिक कारक या जिसे हम इकोनॉमिक फैक्टर्स कहते हैं, उसमें आर्थिक कारकों में प्राकृतिक साधन, पूंजी निर्माण, संगठन, प्रौद्योगिकी आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब हम सबको एक एक को अलग से स्टडी करते हैं। पहला है प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेस। आर्थिक वृद्धि का निर्धारण बहुत कुछ देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। नेचुरल रिसोर्सेस किसी भी नेशन के अंदर क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। इसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति क्या है, स्थिति, क्षेत्र, बनावट, वन संपदा, खनिज पदार्थ, जलवायु, जल साधन आदि शामिल होते हैं। किसी भी देश में आर्थिक वृद्धि न होना अथवा धीमी गति से होना इस कारण से हो सकता है कि वहां प्राकृतिक साधनों की कमी है। पहला तो ये हो सकता है किसी भी देश की जो है ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि वहां पर प्राकृतिक साधनों की कमी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्राकृतिक साधन तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका दोहन जो है वो नहीं हो पा रहा है। परंतु उनका सही उपयोग या दोहन नहीं किया जा रहा है। तकनीकी विकास के द्वारा नए साधनों की खोज की जा सकती है
तकनीकी विकास साधनों के पूर्ण उपयोग करने में भी सहायक होता है। अगर हम मॉडर्न टेक्निक लेते हैं तो उससे आउटपुट जो है ज़्यादा होने की संभावना है। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स वो है पूंजी निर्माण, या जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन से अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में निवेश से है। आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है कि देश की चालू आय का एक भाग पूंजीगत वस्तुओं, संयंत्रों व उपकरणों, मशीनों एवं परिवहन सुविधाओं, प्लांटों तथा कारखानों आदि के निर्माण में लगाया जाए। लुईस ने वृद्धि के लिए आवश्यक माना है कि देश में बचत दर 5% से बढ़ाकर 15% हो जाए। ये बहुत पुराना आंकड़ा है, अभी तो ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ही इन्होंने लिखा है। बचतों के आकार में वृद्धि के साथ साथ ये आवश्यक है कि बचतों को एकत्रित करने के लिए देश में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं का विकास हो। बचतें को एकत्रित करने के लिए पूरा नेटवर्क होना चाहिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का देश में, तब इन बचतों का उपयोग निवेश के रूप में किया जाए। देश में बैंकों द्वारा ऋणों का निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है, जिससे निवेश की मात्रा ऐच्छिक बचतों की मात्रा से अधिक हो सकती है। इस संबंध में यह समझ लेना आवश्यक है कि वृद्धि के लिए वास्तविक या रियल साधनों का उपलब्ध होना आवश्यक है। यदि गवर्नमेंट द्वारा बैंकों द्वारा मुद्रा का अधिक विस्तार कर दिया जाए तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि क्रेडिट क्रिएशन बैंकों द्वारा किया तो जा रहा है, लेकिन मनी सप्लाई अगर बहुत ज्यादा इकोनॉमी में बढ़ जाएगी तो उसके कारण इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज भी इकोनॉमी में जनरेट हो जाएगी। तो उसका भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। तो इसके प्रभाव में कीमतें तथा लागतें बढ़ने पर विकास के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न होगी। जब किसी देश में इन्फ्लेशन की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है या कीमतें और लागतें बढ़ जाती है तो उससे विकास के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। फिर है आंतरिक बचतों में कमी होने पर वृद्धि प्राप्त करने के लिए विदेशी पूंजी का सहारा लिया जाता है, फॉरेन कैपिटल। अगर हमारे देश में हमको लगता है कि डेवलपमेंट के लिए एडिक्वेट सेविंग नहीं है तो हमें फिर फॉरेन कैपिटल के लिए जाना चाहिए। अल्प विकसित देशों में विकास के लिए विदेशी पूंजी का विशेष महत्व है, परंतु स्थायी वृद्धि के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक है। पूंजी निर्माण द्वारा ही तकनीक उत्पन्न होती है, जिससे औद्योगिकीकरण तथा विशिष्टीकरण जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। उत्पादन में कुशलता बढ़ती है तथा बाजार का विस्तार होता है। देखो, औद्योगिकरण और स्पेशलाइजेशन जैसे लाभ जो है पूंजी निर्माण द्वारा होते हैं। उत्पादन में वृद्धि के लिए पूंजी उत्पादन अनुपात, या जिसे हम कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। पूंजी उत्पादन अनुपात किसी अर्थव्यवस्था में अथवा उद्योग में एक दी हुई समयावधि में निवेश तथा उत्पादन के बीच अनुपात को व्यक्त करता है। यदि यह अनुपात मान लीजिए 3:1 है तो इसका अर्थ यह होगा कि 3 रुपए का निवेश करने पर 1 रुपए मूल्य का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है। अतः नीचा अनुपात होने पर उत्पादन के लिए कम पूंजी के निवेश की आवश्यकता होती है, और यह अनुपात अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे तकनीकी विकास का स्तर क्या है, प्राविधिक तथा प्रबंधकीय कुशलता क्या है, टेक्नोलॉजिकल और मैनेजरियल स्किल्स जो है किसी नेशन की क्या है, उत्पादन का स्वरूप क्या है। अल्प विकसित देशों में प्राय पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा होता है, अर्थात पूंजी की सापेक्ष उत्पादकता कम होती है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं, आगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।